हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं पाश्चात्य नीति शास्त्र, जो पार्ट 2 के पेपर 3 के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ है। तो हम लोग प्रश्न उत्तर के बारे में समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रश्न है, डिफाइन एथिक्स। एथिक्स को डिफाइन करिए। एक्सप्लेन इन ब्रीफ इट्स स्कोप। इसको ब्रीफ में, शॉर्ट में इसका क्या क्या स्कोप है, कहाँ कौन कौन सा क्षेत्र है, उस पर चर्चा करने के लिए कहा गया है। आचार शास्त्र की परिभाषा दें। नीति शास्त्र के क्षेत्र की संक्षिप्त विवेचना करें, ये प्रश्न है। तो इसका आंसर क्या है वो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो चलते हैं हम लोग। नीति शास्त्र को अंग्रेजी में एथिक्स कहते हैं। नीति शास्त्र और एथिक्स एक ही है, इंग्लिश और हिंदी शब्द का फर्क है। तो एथिक्स जो है वो ग्रीक शब्द एथिका से निकलता है। एथिका से एथिक्स बना है, जिसका अर्थ होता है रीति, प्रचलन, रिवाज या आदत। आदत बन जाना वो रीति रिवाज एथिका है। इसे नीति विज्ञान भी कहते हैं, यानी साइंस ऑफ मोरलिटी कहते हैं, मोरल साइंस कहते हैं। तो मोरल्स का जो शब्द है वो मोर्स से उत्पन्न हुआ है, MORES, मोर्स से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ भी वही होता है जो एथिका का अर्थ होता है। जैसे कि रीति, प्रचलन, आदत, यही सब इसका भी अर्थ है। दोनों इक्वल है या इक्विवेलेंट है। इस प्रकार नीति शास्त्र का क्या मीनिंग हुआ कि नीति शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसका संबंध मनुष्य के रीति रिवाज अथवा आदतों से है। तो रीति रिवाज एवं आदतें जो होती हैं वो व्यक्ति के अभ्यास जन्य आचरण होते हैं, यानी वो लगातार काम करते करते अभ्यास हो जाता है। प्रैक्टिस का बात है ये। एक ही काम को जब आप रोज करेंगे तो आदत पड़ जाएगी। तो अभ्यास जन्य ऐसे आदत कहते हैं, आचरण कहते हैं इसको। ये समष्टि द्वारा स्वीकृत समाज के स्थिर अंग हो गए हैं। यानी जब ये आदत में शुमार हो जाता है, ये अभ्यास जन्य कर्म आचरण बन जाता है, तो लोग देखते देखते जो है इसको आदत समझ लेते हैं और इसको स्वीकार कर लेते हैं कि ये ऐसा ही होता है। जैसे कि आप ठीक ठाक है, आप दारू पीना शुरू किए, शराब पीना शुरू किए, तो कुछ दिन लोग आपको टोकेंगे, बोलेंगे क्यों करते हो, ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन जब आप नहीं मानेंगे और पीते ही रहेंगे तो कुछ दिनों के बाद लोगों को आदत लग जाएगी कि, और कहने लगेगा ये तो रोज़ पीता है शराब, ये मानने वाला नहीं है। फिर आपको अभ्यास जन्य समझ लेगा कि ये अभ्यास इसको हो गया है, इसको लत लग गया है, इसको कुछ भी मत कहो, अब कोई कुछ नहीं कहेगा। मतलब क्या हुआ कि कुछ समय बाद जो है वो आदत हो जाता है और सबको स्वीकार्य हो जाता है। अच्छी और बुरी दोनों आदतें इस तरह की होती है। आचरण यानी कंडक्ट जो है के अंतर्गत कौन सी क्रियाएं आती हैं? मनुष्य की केवल ऐच्छिक क्रियाएं ही यहाँ पर आती है। वॉलंटरी एक्शन जो होते हैं वही यहाँ पर नीति शास्त्र में उसको आचरण के रूप में लेते हैं, जो कि वो अपनी इच्छा से करता है। जैसे कि हम चाहते हैं कि किसी के लिए कुछ करें, तो हमने इच्छा जाहिर की, हमारे मन में ये हुआ कि कुछ करना चाहिए। तो ऐसे कर्म के बारे में निर्णय जो है नीति शास्त्र में किया जाता है। जो बिना इच्छा के हो उस पर निर्णय नहीं किया जाता है। और उन्हीं क्रियाओं को ऐच्छिक कहा जाता है जिनके करने में व्यक्ति जो है अपने संकल्प क्या है व्यक्ति का? फ्री विल। हमारा जो अपना मन है इसको फ्री विल कहते हैं, जो हम अपने इच्छा से काम करते हैं। तो फ्री विल से काम लेता है। जैसे कि उल्टा इसका क्या हो सकता है, जो अपने इच्छा से हम काम नहीं करते हैं, जैसे अचानक छींक आ जाता है, तो हम चाहते नहीं हैं कि अभी छींके, अचानक आ जाता है, तो हमारी इच्छा से नहीं है, इनवॉलंटरी एक्शन है ये। छींकना, खांसना, सांस लेना इत्यादि क्रियाएं जो होती है ये ऐच्छिक नहीं है, क्योंकि इनके पीछे व्यक्ति का संकल्प या उसकी इच्छा का कोई स्थान नहीं रहता। मतलब इसमें विचार करके कि ऐसा करना है हमको, आज दिन भर में हमको 25 बार खांसना है या छींकना है, इस तरह का कोई संकल्प नहीं लेता है, कोई इस तरह का प्रतिज्ञा नहीं करता, ऐसा विचार नहीं करता है। इसलिए इन सारी बातों का
कोई यहाँ महत्व नहीं है नैतिक निर्णय में, इसको अच्छा बुरा नहीं कहेंगे। इस प्रकार नीति शास्त्र के ऐच्छिक कर्मों का अध्ययन करता है। नीति शास्त्र क्या करता है, तो ऐच्छिक कर्म जो होते हैं वो उस पर वॉलंटरी एक्शन जो होते हैं उसका अध्ययन करता है। व्यक्ति के सभी ऐच्छिक कर्म, अब ऐच्छिक कर्म तो हो गए कि कितने क्रियाएं हैं, तो ऐच्छिक और अनैच्छिक, तो यह ऐच्छिक की बात होगी, अनैच्छिक छूट गया। अब ऐच्छिक में भी कई तरह की क्रियाएं हो सकती है, तो कोई कर्म जो है उचित हो सकता है, कोई अनुचित भी हो सकता है। तो यही कहा गया कि सभी ऐच्छिक क्रियाएं जो हैं वो शुभ या उचित नहीं होते। इसलिए नीति शास्त्र का यह प्रमुख काम हो जाता है कि मनुष्य के कर्मों की, जितने भी प्रकार के कर्म हैं उसकी परीक्षा करके उन्हें नैतिक अनैतिक, शुभ अथवा अशुभ और उचित अनुचित की संज्ञा दे सके। मतलब उसका वर्गीकरण फिर से आगे करना होगा कि उचित है अथवा अनुचित है। विलियम लिली ने ठीक ही कहा है। इन्होंने क्या कहा कि एथिक्स डील विद द स्टैंडर्ड्स का को डील करता है ये, बाय व्हिच वी जज ह्यूमन एक्शंस, जिसके द्वारा हम जज करते हैं, निर्णय लेते हैं कि मानवीय क्रियाएं टू बी राइट और रॉन्ग, राइट होगा या रॉन्ग होगा। अर्थात नीति शास्त्र उन मानकों की व्याख्या करता है, उन स्टैंडर्ड की व्याख्या करता है जिनसे हम व्यक्ति के कर्मों के उचित अथवा अनुचित होने का निर्णय देते हैं। एक स्टैंडर्ड बनाते हैं, एक नियम बनाते हैं, मानक बनाते हैं, उसी के अनुसार उचित अथवा अनुचित का निर्णय देते हैं। इसी कारण नीति शास्त्र को उचित आचरण यानी राइट कंडक्ट अथवा आचरण के आदर्श यानी आइडियल इन कंडक्ट का विज्ञान भी कहते हैं। इसको कई नाम से जाना जाता है। ये आचरण शास्त्र, आचार शास्त्र, एथिक्स, मोरल साइंस, ये सब सारे कुछ इसी को कहा जाता है। राइट कंडक्ट, साइंस ऑफ राइट कंडक्ट, साइंस ऑफ आइडियल इन कंडक्ट, ये सब भी इसको कहते हैं। मनुष्य के, चूँकि आज हम देखते हैं कि ये कंडक्ट जो है आचरण ही हमारा बिगड़ा है और इसी कारण बहुत सारे समाज में कई तरह से दुर्गुण और दुर्विचार और दुष्कर्म हो रहे हैं। तो ये राइट कंडक्ट तो बहुत ही आवश्यक और यूजफुल है। मनुष्य के सामाजिक जीव होने के कारण, चूँकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, यह अनिवार्य हो जाता है कि उसके चरित्र और संकल्प जो होते हैं, उसका चरित्र और संकल्प दोनों नैतिक मापदंडों के अनुकूल हो। चूँकि हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज में अन्य व्यक्तियों के साथ रहते हैं, तो हमारा उनके साथ कैसा विचार व्यवहार होगा, इसके लिए वो एक नैतिक मापदंड हो और उसके अनुकूल हमारा कंडक्ट हो, हमारा विचार हो, हमारा आचरण हो। सत्य यानी राइट अथवा ट्रूथ जिसको कहते हैं, तथा शुभ जिसको गुड कहते हैं, जीवन के परम आदर्श कहे जा सकते हैं या कहे जाते हैं। शुभ और गुड जो है उचित, ये सब अच्छे आदर्श के मानक है, परिचायक हैं। अतः व्यक्ति के कर्म इन आदर्शों के अनुकूल होने चाहिए, शुभ कर्म होने चाहिए। मैकेंजी ने ठीक ही कहा है। मैकेंजी क्या कहते हैं, एथिक्स में भी डिफाइंड, एथिक्स को डिफाइंड कर सकते हैं एज द स्टडी ऑफ, स्टडी के रूप में, व्हाट इज राइट और गुड इन कंडक्ट, कि क्या सही है और कंडक्ट में, आचरण में क्या अच्छा है। तो ये साइंस है, स्टडी है। अर्थात व्यवहार में जो कुछ सत्य या शुभ है उसी का अध्ययन नीति शास्त्र है। नीति शास्त्र व्यवहार में सही और गलत का, इन्हें सही क्या है, अच्छा क्या है, शुभ क्या है, इसका अध्ययन करता है। सत्य और शुभ को निःश्रेयस भी कहते हैं। निःश्रेयस, सत्य और शुभ एक ही है, ये सबसे टॉप लक्ष्य है। अल्टीमेट एंड भी कहते हैं। निःश्रेयस का मतलब हुआ अल्टीमेट एंड, जो सबसे अंत में और सबसे बड़ा हमारा लक्ष्य हो, उसके ऊपर कोई लक्ष्य नहीं हो। उसके नीचे जितने भी लक्ष्य हैं वो सब उस लक्ष्य के साधन मात्र है, उस लक्ष्य को पहुंचाने तक का काम करते हैं। जैसे कि हमको दिल्ली जाना हो तो यहाँ से हम पटना गए, पटना से हम आप मुगलसराय गए, मुगलसराय से फिर दूसरा ट्रेन पकड़े दिल्ली गए। तो पटना से मुगलसराय जो गए तो पटना वाले ट्रेन पर चढ़े तो मुगलसराय हमारे लिए लक्ष्य है, लेकिन मेन अल्टीमेट लक्ष्य वो नहीं है, हमारा लक्ष्य दिल्ली है।
तो फिर मुगल सराय से फिर दूसरी ट्रेन पकड़ेंगे तो दिल्ली जाएंगे। तो इस तरह से एक लक्ष्य दूसरे लक्ष्य का साधन बनता है, दूसरे लक्ष्य तीसरे लक्ष्य का साधन बनता है। तो इस तरह से एक लक्ष्य को पाके दूसरे लक्ष्य पर हम जाते हैं। तो एक समय ऐसा आएगा जहाँ जाने के बाद कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ता हो, तो वो जो अंतिम लक्ष्य होगा वही अल्टीमेट एंड कहलाता है। तो नीति शास्त्र में वो परम शुभ अल्टीमेट एंड है, जहाँ पर पहुँचना सबके लिए संकल्प सिद्धि का एक कारण बनता है, एक जरिया बनता है। तो बीच में जितने भी लक्ष्य होते हैं वो सब साधन मात्र होते हैं, साध्य नहीं होते। साध्य वो क्षणिक साध्य होते हैं, छोटे स्तर पर साध्य होते हैं, लेकिन अल्टीमेट एंड जो होता है वो परमानेंट साध्य होता है, हमेशा के लिए। इसी की चर्चा यहाँ पर हुई है कि सत और शुभ को निश्रेयस भी कहते हैं, यानी अल्टीमेट एंड भी कहते हैं। निश्रेयस क्या है? तो वह सर्वोच्च लक्ष्य है जिसके अन्य सभी लक्ष्य वस्तुतः साधन हैं, साधन मात्र है। और जितने लक्ष्य हमारे जीवन में आते हैं वो सब साधन के रूप में आते हैं और वो अल्टीमेट एंड तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसी आधार पर मैकेंजी का कहना है कि नीति शास्त्र जो है सत्य और शुभ का अध्ययन करता है। यानी नीति शास्त्र में क्या अध्ययन करते हैं? सत्य और शुभ का, यानी सत्य और शुभ का अध्ययन करना ही नीति शास्त्र कहलाता है। सच्चाई का, सत्यता का, वास्तविकता का अध्ययन करना नीति शास्त्र है। विभिन्न मनुष्यों के विभिन्न आदर्श होते हैं। उदाहरण जैसे कि हमारा क्या लक्ष्य होता है भाई, तो जो हमारा आदर्श होता है वही हमारा लक्ष्य होता है। उदाहरण के लिए धन संग्रह, किसी व्यक्ति का रहता है हमको धन को संग्रह करना, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे हो ये प्रयास करना है, तो उसका लक्ष्य हो गया धन संग्रह। विद्योपार्जन, बहुत से ज़्यादा विद्या हमको मिल जाए, बहुत सारा ज्ञान हमको हो, बहुत ज़्यादा हम पढ़ें, ये लक्ष्य होता है। आत्मज्ञान लाभ, कि हमको जो है हमारे आत्मा का ज्ञान हमको हो जाए। निर्वाण, हमको निर्वाण प्राप्ति हो जाए, मोक्ष मिल जाए। गुरु भक्ति, मातृभक्ति, स्वदेश भक्ति, ये भक्ति जो है कि समर्पण, भक्ति का अर्थ यहाँ क्या है? समर्पण। गुरु के प्रति समर्पण, माता के प्रति समर्पण, देश के प्रति समर्पण, समर्पण के भाव मानना या मान लेना, ये जो है एक तरह से आदर्श होते हैं और जीवन का लक्ष्य भी होते हैं, लेकिन ये अल्टीमेट एंड नहीं होता है। इसी प्रकार जो है समाज सुधारकों, राजनीतिज्ञों, धर्म प्रवर्तकों, व्यापारियों, दार्शनिकों और वैज्ञानिकों के भी अलग अलग लक्ष्य या आदर्श हो सकते हैं। सभी के चूँकि विभिन्न व्यक्ति हैं, विभिन्न प्रकार के, और हर प्रकार के व्यक्ति का अपना एक विशेष लक्ष्य होता है। नीति शास्त्र इन विभिन्न लक्ष्यों को इकाई में अध्ययन न करके इसकी संपूर्णता एवं व्यापकता में अध्ययन करता है, कि इस तरह से एक एक लक्ष्य को टारगेट नहीं किया जाता है। एज ए होल नीति शास्त्र अध्ययन करता है कि कोई भी लक्ष्य हो, आप जैसे अपनी प्रकृति के अनुसार चुन सकते हैं लक्ष्य को, लेकिन अल्टीमेट एंड तक पहुंचने की बारी जब आएगी तो नीति शास्त्र की चर्चा होगी। ये सारे लक्ष्य जो है या आदर्श जो है किसी सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति के साधन कहे जा सकते हैं या माने जा सकते हैं, कि ये सर्वोच्च जो लक्ष्य हमारा है उसको पाने में हमको मदद करेगा। जैसे कि धन उपार्जन करना, धन हम उपार्जन क्यों करते हैं, ये लक्ष्य पहले माने। जैसे ही धन हो गया तो धन के बाद हमको कुछ और चीज़ चाहिए जो धन हमको मदद करेगा व्यवस्था करने में, सुविधा करने में धन की आवश्यकता होती है। तो पहला लक्ष्य तो धन हुआ, लेकिन दूसरा लक्ष्य जो होगा वो कुछ और होगा। इसलिए साधन ये हो गया। नीति शास्त्र इसी सर्वोच्च आदर्श को अपने अध्ययन का मुख्य विषय मानता है। जो उस धन के बाद भी जो हमारा आदर्श है, तो अंतिम जो हमारा लक्ष्य है उसी को नीति शास्त्र अध्ययन करने का विषय मानता है। मैकेंजी कहते हैं कि इट इज़ नॉट एनी ऑफ द स्पेशल एंड्स, स्पेशल एंड्स किसी प्रकार का नहीं है, यानी कोई छोटा मोटा लक्ष्य नहीं है। दैट इट सेट्स इटसेल्फ टू कंसिडर, जो जिसके लिए विचार करता है वो नहीं है ये। बट द सुप्रीम और अल्टीमेट एंड, जो सबसे ऊपर होगा उस एंड का, टू विच आवर होल लाइफ्स आर डायरेक्टेड, जिसके लिए हमारा जीवन, पूरा जीवन डायरेक्टेड है, उसके ऊपर निर्भर करता है, उस ओर गतिमान है, उस लक्ष्य की चर्चा करता है।
दिस एंड इज कॉमनली रेफर्ड टू एज द सम्मम बोनम। उस अल्टीमेट लक्ष्य को क्या कहा जाता है नीति शास्त्र में? सम्मम बोनम अथवा सुप्रीम गॉड। सुप्रीम गुड जो है या जिसको हम लोग गॉड कहते हैं वो वही है सुप्रीम गॉड या सम्मम बोनम या गॉड, ईश्वर, अल्लाह, उस तक पहुंचना वो मुख्य लक्ष्य होता है। अर्थात वह कोई लक्ष्य विशेष नहीं जिसका अध्ययन नीति शास्त्र करता है, बल्कि यह चरम लक्ष्य है या निश्रेयस का अध्ययन करता है, जिसकी ओर हमारा संपूर्ण जीवन उन्मुख है। उस ओर जाने के लिए जीवन हमारा उन्मुख है, यही उद्देश्य मानव जीवन का है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर J.N. सिन्हा ने नीति शास्त्र को कहा है, एक नाम दिया है परम शुभ का विज्ञान, यानी साइंस ऑफ हाईएस्ट गुड। नीति शास्त्र को कहा गया है साइंस ऑफ हाईएस्ट गुड, ये J.N. सिन्हा ने कहा है। नीति शास्त्र जो है परम मंगल की सिद्धि के लिए मनुष्य को प्रेरित करता है कि परम मंगल जो सबसे अल्टीमेट एंड है, परम शुभ है, उसको पाने के लिए क्या करना होगा। नीति शास्त्र उसके लिए मनुष्य को प्रेरित करता है, एक तरह से उसको जगाने का काम करता है। इसके लिए इस शास्त्र में नैतिक नियम प्रतिपादित किए जाते हैं। जब आपको अल्टीमेट एंड पर जाना है, उसको पाना है, तो उसको कैसे पाएंगे, इसके लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। उसी नियम को नैतिक नियम कहते हैं, जिसके अनुसरण से परम मंगल की प्राप्ति होती है। यहाँ पीवी चटर्जी कहते हैं, उनका विचार है कि एथिक्स इज द स्टडी, एथिक्स एक स्टडी है विच डील्स विद द मोरल आइडियल, जो मोरल आइडियल के आदर्श के रूप में काम करता है, और स्टैंडर्ड के रूप में द सुप्रीम गुड और चीफ एंड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, जो सुप्रीम गुड है और ह्यूमन एक्टिविटी का चीफ एंड है, अंतिम लक्ष्य है। एंड विद दोज लॉज, और उसके द्वारा कौन सा, तो जो नियम होंगे, और रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, और प्रिंसिपल्स जो होंगे जो रेगुलेट करने वाले होंगे, बाय कन्फर्मिंग टू विच द सुप्रीम गुड इज अटेंड, और जिसके कन्फर्म करने पर, जिस नियम को, जिस लॉ को मानने पर हम सुप्रीम गॉड को या सुप्रीम गुड को अटेन कर सकते हैं, पा सकते हैं। अर्थात हिंदी में आचार शास्त्र वह अध्ययन है जो आचार के आदर्शों और मानव परम शुभ या मानवीय क्रियाओं के चरम उद्देश्य, उन विधानों अथवा व्यवस्थाओं में सहायक नियमावलियों की विवेचना करता है, जिनके पालन से परम मंगल की प्राप्ति होती है। यानी नीति शास्त्र जो है उस लक्ष्य और लक्ष्य को पाने के नियम की विवेचना करता है, यानी परम शुभ को पाने की विवेचना करता है। व्यक्ति का आचरण यानी कैरेक्टर जो होता है, उसके जो कंडक्ट होता है उसके आचरण यानी चरित्र पर निर्भर करता है। व्यक्ति का जो आचरण होता है चरित्र पर निर्भर करता है, कंडक्ट जो होता है वो कैरेक्टर पर निर्भर करता है। अब दोनों में क्या फ़र्क है? चरित्र के अनुकूल ही व्यक्ति का आचरण होता है। व्यक्ति का जो आंतरिक चरित्र जैसा होता है वैसा ही वो आचरण करता है, वैसा ही वो व्यवहार करता है। इसलिए हम किसी व्यक्ति को उसके व्यवहार से पहचान जाते हैं कि इसका चरित्र खराब है, अच्छा है। तो कंडक्ट कैरेक्टर को शो करता है। मनुष्य के संकल्प करने के अभ्यास को ही चरित्र की संज्ञा दी गई है। तो चरित्र क्या है? तो मनुष्य क्या बार बार संकल्प करता है, मनुष्य क्या काम करने की इच्छा जाहिर करता है, जो वो चाहता है कि हम ये करेंगे, वो उसका बार बार संकल्प करना हुआ। और इस संकल्प करने को ही, इसी को हैबिट ऑफ विल जो है, अभ्यास करना कि बार बार एक उस काम को करना चाहता है, उसी को चरित्र कहते हैं। और चरित्र जो है जैसा होगा वैसा ही वो आचरण करेगा। जो बार बार सोचेगा कि ये करेंगे वो वैसा ही तो करेगा। इसीलिए हमारे भारतीय समाज में ये कहा गया है कि पहले चरित्र पर ध्यान दो। चरित्र क्या है? तो हम जो बार बार काम करते हैं उस पर ध्यान दो कि कौन सा काम हमको करना चाहिए। पहले विचार से शुरू होता है, कर्म तो बाद में होता है। हम विचार करते हैं, हम क्या संकल्प करते हैं कि हमको ये करना है, हमको ये करना है। तो जो हमारा हैबिट ऑफ विल है वो हम सही कर देंगे तो हमारा हैबिट ऑफ एक्शन भी सही हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि हम विचार सही करेंगे तो हमारे कर्म भी सही हो जाएंगे। हम
कैरेक्टर सही करेंगे तो कंडक्ट भी हमारा सही होगा। यानी एथिक्स जो है चरित्र से शुरुआत करके आचरण तक जाता है। चरित्र में अंतर होने के कारण ही दो मनुष्य किसी समान परिस्थिति में असमान आचरण दिखाते हैं। दो व्यक्ति है, एक ही काम करना है, किसी को मदद करना है, कोई गरीब या कोई बूढ़ा आदमी गिरा हुआ है, दो व्यक्ति गुजर रहे हैं। एक व्यक्ति के मन में होता है, संकल्प होता है कि बेचारे बूढ़े को उठा देना चाहिए, इनको घर पहुंचा देना चाहिए, और एक व्यक्ति के मन में होता है साले गिरने दो, जरूर कुछ गलती किया होगा, कष्ट भोगने दो, जरूर किसी को कष्ट दिया होगा इसलिए कष्ट हो रहा है। तो एक ही घटना है, एक ही परिस्थिति है, दो व्यक्ति दो तरह का विचार उसके लिए रखता है। तो ये क्या है, इसके कारण में क्या है? इसके कारण में है कि दोनों का संकल्प अलग अलग प्रकार का है, दोनों का चरित्र अलग अलग प्रकार का है। जब चरित्र अलग होगा तो इसके आचरण भी अलग प्रकार के होंगे। तो यही दो व्यक्ति या कई अन्य व्यक्ति भी एक समान परिस्थिति में एक समान व्यवहार नहीं करते हैं, अलग अलग प्रकार के व्यवहार करते हैं। ये मशीन की तरह नहीं होते कि एक ही जैसा काम करेंगे। सबके पास अपना मशीन होता है, इसलिए सब अपने ढंग से काम करते हैं। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ और उसके फल में संबंध है। अब एक वृक्ष से तुलना किया गया यहाँ पे कि एक वृक्ष एक पेड़ होता है, वृक्ष के पेंदे में जड़ होता है, जड़ के आधार पर वो पेड़ टिका हुआ होता है, जड़ से ही खनिज लवण सब पोषक तत्व वो लेता है और पोषण पूरा पेड़ का होता है। तो वो फल जो लास्ट में होता है और जड़ जो शुरुआत से होता है, इन दोनों में जो संबंध है वही कहा गया है कि ठीक वही संबंध चरित्र और आचरण में है। चरित्र जो है वो जड़ है और आचरण फल है। आचरण किसी का हम देख करके किसी को बुरा भला तो कह सकते हैं, लेकिन उसका जड़ कहाँ है? तो जड़ उसका चरित्र में है। इसलिए किसी को अगर ठीक करना है तो उसके चरित्र को ठीक करना पड़ेगा, उसके बार बार काम करने के हैबिट को बदलना पड़ेगा। वृक्ष का फल अधिकांशतः उसके जड़ के अनुकूल होता है। इस प्रकार जब नीति शास्त्र को शुभ आचरण का विज्ञान कहते हैं तब इसे चरित्र विज्ञान भी कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। यानी शुभ का विज्ञान और चरित्र का विज्ञान दोनों इसको कहा जा सकता है। यानी साइंस ऑफ कैरेक्टर भी कह सकते हैं, साइंस ऑफ कंडक्ट और साइंस ऑफ कैरेक्टर दोनों कह सकते हैं। जब हम कंडक्ट की बात कर रहे हैं तो हम कैरेक्टर की बात भी यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि कैरेक्टर पर ही आधारित है कंडक्ट। अब इसका जो स्कोप कहाँ कहाँ है, इसका क्षेत्र क्या क्या है, उसको हम देखते हैं। स्कोप ऑफ एथिक्स में नीति शास्त्र में किस विषय का अध्ययन होता है और इसकी समस्याएं क्या है। आचार शास्त्र में मनुष्य के ऐच्छिक कर्मों का अध्ययन होता है, हमने पढ़ा। इसमें चरम लक्ष्य या परम शुभ जो होते हैं, हाईएस्ट गुड का अध्ययन किया जाता है। मैकेंजी ने नीति शास्त्र के क्षेत्र को 4 प्रमुख खंडों में बांटा है। इसके 4 क्षेत्र बनाए हैं मैकेंजी के अनुसार। ये है, पहला है मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल क्षेत्र। नैतिक जो है चेतना का विज्ञान है नीति शास्त्र। नीति शास्त्र नैतिक चेतना का विज्ञान है। इसमें चेतन प्राणी होते हैं, इसलिए मानवीय वृत्तियाँ, मानव की जो वृत्तियाँ हैं, मनोवृत्तियाँ, जो जैसे कि अनुभव, इच्छा करना, संकल्प करना, प्रयोजन, अभिप्राय, अंतरात्मा, ये सब जो भी मानवीय क्रियाएं हैं, मनोवैज्ञानिक क्रियाएं या वृत्तियाँ, इस सब का अध्ययन नीति शास्त्र में आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार नीति शास्त्र जो है वो मनोविज्ञान में दोनों में सीधा संबंध है। यानी मनोविज्ञान की जो वृत्ति है उसका संबंध भी नीति शास्त्र से है, क्योंकि यह मानसिक चेतना का, चेतन प्राणी का यह अध्ययन करता है। दूसरा क्षेत्र है सामाजिक यानी सोशल। मनुष्य चूँकि सामाजिक जीव है, इसके नैतिक जीवन पर समाज में जो प्रचलित है रीति, रूढ़ि, परंपरा इत्यादि का सीधा असर पड़ता है। यानी इसके जीवन पर परंपराओं का, समाज का पूरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए नीति शास्त्र को सामाजिक विषयों का भी अध्ययन करना पड़ता है। नीति शास्त्र को पढ़ना है तो समाज के जो विषय हैं उसका भी अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि कैरेक्टर और कंडक्ट में संबंध वृक्ष जो के जड़ और फल से संबंधित है। तो कैरेक्टर अभ्यास तो समाज से होता है, जैसे जैसे लोग करते हैं वैसे वैसे देख के सीखते हैं। तो समाज का भी अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है, यह भी इसका क्षेत्र है। नैतिक क्षेत्र, मोरल, चरम आदर्श के स्वरूप को निर्धारित करने वाले और इसके लिए
सुदृढ़ मानदंड प्रस्तुत करने वाले सभी सिद्धांत जो हैं नीति शास्त्र के अध्ययन के क्षेत्र में आते हैं। जितने भी सिद्धांत इस तरह के होंगे वो सारे के सारे नीति शास्त्र के क्षेत्र के माने जाएंगे। इस प्रकार नीति शास्त्र में विभिन्न नैतिक आदर्श विषयक जो सिद्धांत है उसका विवेचन किया जाता है। जितने भी आदर्श संबंधित विवेचना होगी, सिद्धांत होंगे, कोई भी क्षेत्र हो उसके आदर्श की बात होगी तो वो एथिक्स का ही बात होगा। जैसे कि मेडिकल एथिक्स, डॉक्टर्स भी पढ़ते हैं तो उसमें एथिक्स की चर्चा जरूर करते हैं कि पेशेंट के साथ कैसा कंडक्ट आपका होना चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए। आप लीगल एथिक्स पढ़ते हैं कि वकील सब डॉक्टर जो होते हैं, एडवोकेट होते हैं, वो भी एथिक्स पढ़ते हैं। कोई भी क्षेत्र हो, आप कंपनी में जाएंगे, हर क्षेत्र में एथिक्स की पढ़ाई करना अनिवार्य है, क्योंकि हम मानवीय चेतना को समझेंगे तभी हम किसी लक्ष्य को प्राप्ति पा सकेंगे, कर सकेंगे, क्योंकि हमको समाज में सबके साथ रहना है, मानव के साथ रहना है। और इसका व्यवहारिक एस्पेक्ट भी है, प्रैक्टिकल और अप्लाइड कहते हैं इसको। ये क्षेत्र क्या कहता है कि नीति शास्त्र को नैतिक आदर्शों के व्यवहारिक रूप का अध्ययन अनिवार्य रूप से करना पड़ता है। नीति शास्त्र के जो सिद्धांत हैं क्या व्यवहारिक रूप में वो उपयोग करने लायक है कि नहीं, उसके सिद्धांतों को हम समझने का प्रयास करते हैं, अध्ययन करते हैं। व्यक्ति के अधिकार की बात सब करता है, लेकिन साथ में कर्तव्य है, दंड के सिद्धांत हैं, नैतिक उत्कर्ष हैं, इसमें कितना ऊपर हम जा सकते हैं, एवं चरित्रोत्थान में जो होता है, चरित्र का उत्थान कैसे विकास होगा, इसी व्यवहारिक नीतिशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। जब नीति शास्त्र में हम व्यवहार की बात करने लगेंगे, जब उसको अपने जीवन में अपनाने की बात करने लगेंगे तो वो अप्लाइड एथिक्स हो जाएगा, वो प्रैक्टिकल एथिक्स हो जाएगा। इसी प्रकार जो है व्यक्ति का समाज एवं राज्य का संबंध, संकल्प स्वतंत्र, आत्मा की नित्यता, ईश्वर की सत्ता, पुनर्जन्म इत्यादि सामाजिक एवं दार्शनिक समस्याएं भी नीति शास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत रखी जा सकती है। ये सारे समस्याएं जो है चूँकि परम शुभ से सब जुड़ा हुआ है, तो इसलिए नीति शास्त्र का ये भी अंग हो जाता है, इनका भी अध्ययन नीति शास्त्र में किया जाता है। सो ये इसका आंसर था नीति शास्त्र का परिभाषा से संबंधित। नीति शास्त्र यानी आचार शास्त्र, आचार और व्यवहार, हम व्यवहारिक जीवन में कैसे होते हैं, ये चरित्र से कैसे हम निर्माण करते हैं आचरण को, इसके बारे में हमने समझने का प्रयास किया। यहाँ पर आपने वीडियो देखा हमारा पूरा, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर, उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं। इसी तरह से शिक्षाप्रद आपको वीडियो यहाँ पर लगातार मिलते रहेगा। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।